हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वी चतुर्वेदी, आपका बायोलॉजी टीचर, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से राजीव क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे। जो थ्योरी का पोर्शन था दोस्तों, उसको हम आपने कंप्लीट किया था। अब जो बारी थी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे, उन सेलेक्टिव क्वेश्चंस को आपके सामने रखने की, उनको समझाने की, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपको आंसर राइटिंग कितनी करनी है, कितना पोर्शन आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि इस बार आपका नंबर है कि आप यूपी बोर्ड में अच्छे अंक ला सकें, टॉप कर सकें। तो आप इस वीडियोज़ का लाभ उठाएं दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पोर्शन की तरफ, क्वेश्चंस के। यहाँ देख लीजिए, जो पहला लेसन है दोस्तों, आज का जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर के साथ ही जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमने आपको वीडियोस जो दिया है लेसन का, वो तो दिया ही है, साथ ही साथ जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हमने आपको क्या किया है, प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। तो इन सारे पोर्शंस को आपको अच्छे से कवर करते चलना है। क्वायरीज को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बताना है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है लॉन्ग आंसर टाइप का 12th में। तो इसको हम कैसे कवर करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसा देखें, ये पोर्शंस आपके हुए थे पिछले वीडियोस में। यहाँ ये नेचर आपको समझना था थोड़ा सा, जैसा कि हमने आपसे कहा था। आप जो है लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, तो लाइफ साइकिल के बारे में चाहे मोनोकाट हो या डाइकाट हो, दोनों की जो लाइफ साइकिल है आपको अलग अलग एक्सप्लेन करने को भी आ सकती है, या आपसे कह सकता है कि जो आवृतबीजी पौधे हैं उनके जीवन रेखा को या जीवन इतिहास को डायग्रामेटिकली आप क्या करिए, चित्रात्मक रूप से क्या करिए, प्रदर्शित करिए, जैसा कि क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। अब वहां एक डायग्राम हमने आपको समझाया था जिसमें क्या किया कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को उन्होंने रख करके आपको समझाने का प्रयास किया था। यहां क्या है दोस्तों, यहां नाम रख करके उस क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन किया गया है। यानी अगर हम चाहें तो दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन अपने दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, उस तरह अगर अलग अलग डायग्राम आप देखते हैं और थोड़ा सा टाइम कंज्यूम थोड़ा सा होगा वहाँ, लेकिन मार्किंग आपको बहुत अच्छी होगी, वो मैथ की तरह आपको नंबर दिला सकता है, ऐसा प्रश्न होता है। यहाँ थोड़े से मार्क्स कम मिलेंगे, बट फिर भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं समझाने में सफल होगी, क्वेश्चंस के नेचर को डिस्क्राइब कर पाएगी। तो यहां देखते हैं थोड़ा सा, एक आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र। अब इस जीवन चक्र में आप देख लीजिएगा, देखिएगा बच्चों, यहां बीच में दिया गया है निषेचन का हिस्सा, ठीक है। तो यहां देखिए, हम आपके साथ चलेंगे। यहां देखिएगा, पहला है कोई भी आवृत बीजी, आवृत बीजी क्या है, पौधा होगा, है ना। कोई भी आवृत बीजी पौधा होगा तो उसमें दोस्तों क्या होगा, पुष्प होगा, फूल खिलेंगे। इसको अपने दिमाग में डायग्राम को क्या करिए, डायग्राम को सेटअप करिए, ठीक है। अगर जो है आवृत बीजी है पौधा, तो उसमें पुष्प होगा। वही पुष्प आप देखिएगा, वही पुष्प दो तरह के डेवलपमेंट में जाएगा। एक क्या होगा, नर युग्मक, नर जनन अंग
और एक होगा मादा जनन अंग। ठीक है, इनके बेसिस पे फूल में, पुष्प में आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, ये पोर्शन, ये रहा आपका पुष्प, ये रहा आपका नर, ये रहा आपका मादा। अब थोड़ा सा दोनों को अलग अलग करते हैं। स्त्री केशर और पुष्प का जो पहला हिस्सा है, अगर मेल की बात करें, या पहले यहां लिखे हैं आप मादा, तो मादा में देख लें। पहले क्या होगा, यहां बनेगा दोस्तों स्त्री केशर, स्त्री केशर का हिस्सा बनेगा। अब स्त्री केशर में आप जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको स्त्री केशर के साथ देखने को मिलेगा कि स्त्री केशर के बाद जो है अंडाशय मिलेगा। अंडाशय, ठीक है। स्त्री केशर के तुरंत बाद आपको क्या मिला, अंडाशय मिला। ठीक है। अब अंडाशय के बाद आप देखेंगे बीजांड बनेगा। क्या बीजांड बनेगा। और यही जो बीजांड होता है दोस्तों, यही क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी के नाम पे भी इसे आप देख लेंगे तो यह जाना जाता है। अब आगे यहां जब आप बढ़ेंगे, अच्छा हाँ, ये 2n कंडीशन है। ये क्या है, 2n कंडीशन में अब तक हैं। अब यहां से नेचर देखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री बच्चों डिवीजन होगा। किस में, गुरु बीजाणुधानी में। और उसके रिजल्ट थ्रू जो मदर सेल होगी, गुरु बीजाणु मदर सेल आप कह दें, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, उसमें डिवीजन होगा। और डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। और यही पहली सेल होगी जो कि यन अवस्था में पाई जाएगी। यहां देख लीजिए, आपने पौधा देखा, पुष्प देखा, मादा जननांग में आपको क्या मिला, स्त्री केशर। क्या मिला, स्त्री केशर मिला। यहां ध्यान दीजिए, इस स्त्री केशर से आप देखेंगे अंडाशय, फिर अंडाशय से आप देखेंगे बीजांड, जिसे गुरु बीजाणुधानी के बेसिस पे जो कहते हैं, वह मिला, वह बना। इन्हीं में दोस्तों जब जो गुरु बीजाणुधारी है, उसमें जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, उसमें देखेंगे डिवीजन होगा। और जब उसमें डिवीजन होगा कैसा, अर्धसूत्री, तो आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती है। 2n टाइप की कोशिका से n टाइप की कोशिकाएं बनती हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। तो बीजाणुधानी, जो बीजाणुधानी है, उसमें बीजाणु मातृ कोशिका से क्या करेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से डिवीजन के बाद अर्धसूत्री क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा। यहां तक की जो अवस्थाएं थी वो क्या थी, 2n थी। हमने कहा था जब ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुरु बीजाणु बनेगा और यह क्या होगा, यन अवस्था में होगा। यही से हैप्लॉइड अवस्था क्या होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, या कहते हैं मादा जनन अंग की शुरू हो जाती है। यहीं से मादा जनन अंग क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू बीजाणु के रूप में यन अवस्था में आ जाता है। यह कह दें
गैमीट अवस्था में आ जाता है, युग्मक अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो यहां तक तो आपने देखा क्या मादा जनन अंग के बारे में। अब थोड़ा सा नर जनन अंग के बारे में देखिए क्या हो रहा है। जो नर जनन अंग है उसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा वो क्या होगा, पुंकेसर होगा दोस्तों। क्या होगा, पुंकेसर। पुंकेसर जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टामेन कहते हैं। यह भी आपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे में भी। अब जो ये पुंकेसर है दोस्तों, इसी में आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, पराग कोश। क्या है, पराग कोश, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ गुरु बीजाणुधानी, उसी तरह से इसको क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी नाम देते हैं। यह भी दोस्तों क्या होगा, 2n ही अवस्था होती है। अब पराग कोश में जो लघु बीजाणुधानी है, इसमें जो मदर सेल है उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू डिवीजन होगा। सेम चीजें क्या होंगी, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहां आप देखेंगे लघु बीजाणु का निर्माण होगा। लघु बीजाणु का निर्माण होगा, और यही पहली क्या होगी, यन अवस्था में पाए जाने वाली कोशिका होगी। ये देखिए लघु बीजाणु। ठीक है, तो यहां देखें पुंकेसर का स्ट्रक्चर, फिर पराग कोश का जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आपको मिला क्या, लघु बीजाणु जो कि यन अवस्था वाला है। तो ये इतना जो स्ट्रक्चर देखा आपने, ये क्या है, पुष्प में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो इधर है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है ये इधर है ना। तो नर जनन अंग के बेसिस पे था। अब इनका आपस में दोस्तों क्या है, फ्यूजन होना है। जो ये गैमीट आपने बनाया है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, इनका आपस में फ्यूजन होना है। यही एक चीज और समझ लीजिएगा, लघु बीजाणु जो 4 बनते हैं, 4 के चारों क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में आगे काम आएंगे स्पोर के रूप में। लेकिन जो गुरु बीजाणु है, 4 में से दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूं 3 डिजनरेट हो जाता है, और सिर्फ एक का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, या एक का ही विकास होता है। अब यही एक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगा, और यही जो डेवलप करेगा, तो डेवलप करने के बाद क्या करेगा, आपस में फ्यूज करके और निषेचन की जो क्रिया है उसे कंप्लीट कराएगा। तो देखिए दोस्तों, परागकोण, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु यन कंडीशन में हुआ। अब जो लघु बीजाणु हैं उन्हीं से आप देखें बनेगा क्या, पराग कण। ये पराग कण बना दोस्तों, इसी को कहते हैं क्या, नर युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद, ये नाम देते हैं। किसको, परागकण। किससे बना, गुरु बीजाणु से। डिवीजन के बाद आगे बढ़ता रहता है। अब यही जो परागकण बना, नर युग्मकोद्भिद बना, यह एक जनन कोशिका के रूप में देखिए
यहाँ जनन कोशिका के रूप में है और नर युग्मक के रूप में है। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा परागकण या नर युग्मक। ये नर युग्मक के रूप में है और यही जो नर युग्मक है मादा युग्मक से क्या करेगा, फ्यूज करेगा। अब देखिए लघु बीजाणु जो था यहां देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा पोर्शन, ये गुर बीजाणु यहां फीमेल था, हमने मेल वाले को अटैच कर दिया था। तो यहां आप देखेंगे क्या होगा, यहां होना चाहिए क्या, ब्लैक ले लें, यहां होना चाहिए था क्या, पराग कण, है ना। इसे कहते हैं आप नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद, है ना, ये नाम कहलाता। तो ये जो है मादा वो नर के बेसिस पे था, जहां से नर युग्मक आपको मिल जाता। अब फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में आप देखें जो गुरु बीजाणु है उससे भ्रूण कोश जिसे आप एम्ब्रियोसैक कहते हैं उनका निर्माण होगा, ठीक है, एम्ब्रियोसैक बन जाएगा। अब जब दोस्तों एम्ब्रियोसैक बन जाएगा तो यही जो एम्ब्रियोसैक है मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे जैसा मैंने कहा था कि भ्रूणकोश में जो मादा युग्मकोद्भिद है उनमें एक डेवलप करके आगे बढ़ेगा और जो अंड कोशिका है, यहां देखिएगा एक क्या है, अंड कोशिका, और दूसरा क्या है, द्वितीयक केंद्रक, आप क्या कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक। ये दो आपको सेल्स मिलेंगे जिनमें कि फ्यूजन नर युग्मक का होना है। डबल फर्टिलाइजेशन इसी वजह से तो कहते थे, एक द्वितीयक केंद्रक से यानी पोलर न्यूक्लियाई से, दूसरा अंड कोशिका या कहते थे आप एग सेल, इन दोनों से फ्यूजन होना था। तो अब ये नर युग्मक है उनके न्यूक्लियस के डिवीजन के थ्रू इनका आपस में फ्यूजन हो जाएगा। जो ही इसका फ्यूजन हुआ अंड कोशिका से इससे फ्यूजन हुआ तो इसे ही कहते हैं क्या, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जो ही नर युग्मक क्या है द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज हुआ तो यन पहले से था, एक यन और आ गया तो बना क्या, 3n बन गया। इसी को कहते हैं त्रिक संलयन या डबल फर्टिलाइजेशन, त्रिक संलयन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से इनसे क्या बनता है, आपको बताया गया है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या बनता है, भ्रूणपोष, यानी एम्ब्रियो को डेवलप करने वाले, उस भ्रूण को पोषण देने वाला। आगे देखेंगे, आगे जब आप बढ़ेंगे तो इनके फ्यूजन के बाद एक बनेगा, यहां बन जाएगा भ्रूण और यहां बनेगा भ्रूणपोष। इन दोनों के आपस के भ्रूणपोष न्यूट्रिशन देगा भ्रूण को, और डेवलपमेंट के थ्रू फिर से आप देखेंगे जो भ्रूण है वो डेवलप होकर के सीड या बीज बनाएगा, और वही बीज क्या करेगा, नए पौधे का क्या करेगा, निर्माण करेगा। थोड़ा सा दोस्तों इस डायग्राम को
मैंने अपने से आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ थोड़ा सा एक बार और आप अपनी निगाहें डाल लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं इसको क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यह अब चैप्टर का लास्ट पोर्शन है और यह वीडियो जो ये देख रहे हैं डायग्राम का फुल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दे रहा है पूरे चैप्टर के बेसिस पे। तो यहाँ देख लीजिए, आवृत बीजी पौधा हुआ, पुष्प हुआ, स्त्री केशर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। यहाँ पुंकेसर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को आप देखते चलें दोस्तों तो आपको मिलेगा क्या कि जो पराग कोश है, पहले पराग कोश बनता है, पराग कोश से परागपुट या लघु बीजाणु धानी बनती है, लघु बीजाणु धानी से क्या बनती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनती है। यहाँ तक की सारी अवस्थाएं क्या हैं, 2n अवस्था में हैं। जो ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है पहली सेन बनती है जिसको हम लघु बीजाणु कहते हैं। यही लघु बीजाणु परागकण या नर युग्मक का निर्माण करती है। यह अब यहाँ से यन अवस्था शुरू हो जाती है। ये सभी क्या हैं, 2n अवस्था हैं। कभी कभी आपसे पूछ देता है 2n अवस्था कौन सी है, अवस्थाओं का नाम आपको दे देता है। आगे जनन कोशिका का निर्माण होगा, नर युग्मक बन गया। अब नर युग्मक है तो अब आगे फ्यूजन की कंडीशन आएगी। कौन किससे फ्यूज करेगा, इसे देखने से पहले आप देखें कि फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। यहाँ देखिए, स्त्री केशर से बना है क्या, अंडाशय। और यही अंडाशय क्या है, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी 2n कंडीशन में है ना। यही फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदलती है। जैसे यहाँ लघु बीजाणु मातृ कोशिका, वैसे यहाँ क्या है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, यानी गुरु बीजाणु बनाने वाली जो मदर सेल है वह है। यहाँ तक की जो अवस्थाएं हैं वह 2n है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहीं अर्धसूत्री विभाजन हुआ और गुरु बीजाणु बना। जैसा कि हमने यहाँ कहा था लघु बीजाणु में कि 4 के चारों एक्टिव होंगे और आगे वर्क करेंगे, यहाँ ऐसा नहीं होगा। गुरु बीजाणु में क्या होगा, 4 बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू कोशिकाएं, जिसमें से 3 क्या है, रिजनरेट होंगी और 1 क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ेगी तो क्या करेगी, यही बनाएगी एम्ब्रियो सैक, जिसे आपको मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जानेंगे, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। अब मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश में 2 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बच्चों अंड कोशिका और दूसरी है पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीय केंद्रक। तो जो द्वितीय केंद्रक है और अंड कोशिका है, इन दोनों से जो नर युग्मक है वो फ्यूज होता है। तो एक इससे फ्यूज होगा, एक इससे फ्यूज होगा, दोनों से फ्यूज होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 बार फ्यूजन ही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। आगे बढ़ जाएं तो आप देखेंगे जो पोलर न्यूक्लियाई है वह भ्रूण पोष का निर्माण करता है और वहीं अंड कोशिका क्या है, एग सेल का निर्माण करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ बढ़ेंगी द्विनिषेचन के थ्रू। और धीरे धीरे जो युग्मनज भ्रूण कोशिका है या भ्रूणी केंद्रक है, इनका आगे आपका डेवलपमेंट होगा। यहाँ आप देखेंगे भ्रूण, साथ ही साथ भ्रूण पोष जो 3 या त्रिसंलयन के बेसिस पे है उसका निर्माण हो चुका होगा। अब इनका आपस में, क्योंकि भ्रूण पोष पोषण देने का काम भ्रूण को करता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे नया बीजाणुभिद या फल व बीज क्या क्या है, निर्माण हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे यह बीज फिर से डेवलप करेगा और नए पौधे का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो दोस्तों इसमें जितना समय दिया जा सकता था वह आपको दिया गया। उम्मीद है आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं आपके लास्ट पोर्शन पर, क्वेश्चंस के टॉपिक के। देखिए, पराग कण जो है आपको पता है जो पराग कण है दोस्तों आप देखते हैं ये क्या है, नर गैमीट, मेल गैमीट। यहाँ सेक्शन काट करके आपने देखा
कि यहाँ निकलता है परागकण। ये है परागकण, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका अब आप वर्तिकाग्र नाम देते हैं। इसका यहाँ पहुँचना होता है और इसी को क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या वर्तिका तक पहुंचना क्या है? परागण। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि टॉपिक में आपको मिल सकता है उसको देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत आपको हम बता रहे हैं दोस्तों क्या कि किसके द्वारा परागण क्या होगा तो क्या कहलाएगा। जैसे देखिए, अगर हवा या वायु के द्वारा परागण होता है तो यह परागण वायु परागण या एनिमोफिली आता है। आपसे बार बार एनिमोफिली पूछ दिया जाता है दोस्तों कि एनिमोफिली है क्या? तो हवा या वायु के द्वारा अगर परागण हो रहा है, पॉलिनेशन की घटना हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? एनिमोफिली कहेंगे। अगर दोस्तों जंतुओं का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको जूफिली कहते हैं। जू मीन्स होता है एनिमल, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह एनिमोफिली और जूफिली ये आपको क्लियर होगा। अगला है जल। जल के द्वारा परागण यानी इसको हाइड्रोफिली कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे पानी के द्वारा परागण हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है और जल के एनिमल के द्वारा हो सकता है। तो जूफिली और हाइड्रोफिली ये कम दोस्तों, सबसे ज़्यादा एनिमोफिली पूछा जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नोट कर लीजिए आप। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनिमोफिली यानी वायु के द्वारा। कभी एनिमल मत लगा के चले आइएगा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा परागण। इसके बाद यह है प्लांट ब्रीडर्स, ये कृत्रिम विधियों के द्वारा। तो ये तो चीज़ें हैं कि कृत्रिम विधि से क्या होता है। इसमें कुछ चीज़ें और हमने आपके लिए छांटी है। हाँ, यहाँ देखिएगा, जंतुओं के द्वारा अगर परागण होते हैं तो उनमें कुछ अनुकूलन भी हो जाता है, एडाप्टेशन भी हो जाता है। थोड़ा सा देख लें कि मेथड एडाप्टेशन ऑफ जूबिली। अगर एनिमल के द्वारा हो रहा है परागण तो उसमें कई डिवाइड किए गए हैं टाइप्स। तो यहाँ देख लीजिए, कीटों के द्वारा अगर हो रहा है परागण तो इसे क्या कहते हैं? कीट परागण या इंटमोफिली कहते हैं, ठीक। कीट परागण या इंटमोफिली कहते हैं। वहीं देखेंगे पक्षियों के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो इसको आर्निथोफिली कहते हैं। एंटमोफिली और आर्थोफिली ये दोनों जो टर्म है इसको अच्छे से अपने माइंड में क्या करिए, आप सेटअप कर लीजिए। अगला दिया है चमगादड़ द्वारा। तो चमगादड़ द्वारा क्या है? देखिएगा, चीरो पेट्री फिली। तो ये टर्म दिया जाता है। ये जो टर्म है थोड़ा सा टफ है, आपको डायरेक्ट क्या करता है, दे दिया कि इंटमोफिली क्या है तो कीट के द्वारा है। यहाँ देखिए एनिमोफिली है तो किसके द्वारा है? वायु के द्वारा है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है एनिमो में और एंटीमो में। वहाँ ए से स्पेलिंग, यहाँ ई से स्पेलिंग याद रखेंगे। आर्निथोफिली हो गया। आर्निथोफिली जैसे चिड़ियों के द्वारा परागण होता है। आगे दिया है चिट्रोफिली जिसे चमगादड़ों के द्वारा कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है घोंघों के द्वारा गैंगोस्ट्रॉट या माल्कोफिली। गैस्ट्रोपॉड या माल्कोफिली ये परागण किसके द्वारा होता है? घोंघे जो होते हैं जीव वह भी परागण में हेल्प करते हैं, उनके द्वारा ये परागण होता है। तो इस तरह से दोस्तों यह जो है आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियोस रहा। आपको मैक्सिमम नंबर के जो क्वेश्चन है सेलेक्ट करके आपको सोल्यूशन फॉर्म में दिए गए। साथ ही साथ थ्योरी के जो वीडियोस हैं चैप्टर के वह भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपके सामने है सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। चलते चलते फिर से आपसे दोस्तों अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तो अगले चैप्टर में मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हों वह आपको यथाशीघ्र मिल सके। दोस्तों हमारा जो प्रयास है कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें, जिसको लेकर के सेलेक्टिव क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों पोर्शन दोस्तों आपको प्रोवाइड किया गया। तो यह तभी सफल होगा जब आप मेहनत करके हमारी मेहनत को सफल बनाएंगे और क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे। तो
तो पॉइंट्स आपको निकल के आएंगे। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, उनका सलूशन आपको दिया जाएगा। बार बार ये बातें आपके सामने इसी वजह से रख रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना आए और आप अच्छे अंकों के साथ एक बार फिर से अपने प्रकाशन ग्रीन वर्ल्ड चैनल का और प्रकाशन का क्या है नाम आप आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।